बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सालार गज़नी पार्ट 5। अलाउद्दौला को भी ये खबर हो चुकी थी कि एक बार फिर सुल्तान मसूद ने उसके अमाल की सज़ा देने के लिए अपने सालारों में से अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक का इंतखाब किया है। जिस लश्कर के साथ उन दोनों ने उससे पहले उसे शिकस्त दी थी, उसी लश्कर के साथ एक बार फिर वो उसका रुख कर रहे हैं। अलाउद्दौला के तलायागर और उसके मुखबिर बराबर अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक के लश्कर की नकलो हरकत से उसे आगाह कर रहे थे, लिहाजा उनका मुकाबला करने के लिए वो हमदान की वैरानों में पड़ाव कर गया था। इस बार पहले की निस्बत वो ज्यादा मुतमईन और पुरसकून था, इसलिए कि इससे पहले जो लश्कर लेकर वो अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक से टकराया था, उस लश्कर की निस्बत इस बार उसके पास बड़ा और जरार लश्कर था। चुनाचे उसने हमदान की वैरानों ही में अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक से टकराकर अपनी गुज़िश्ता शिकस्त का बदला और इंतकाम लेने की ठान ली थी। दूसरी तरफ अली बिन रबी के मुखबिर भी बड़ी तेजी से काम कर रहे थे कि वो भी उसे अलाउद्दौला के महल्ले वकू उसके इरादों से बराबर बाखबर रखे हुए थे। यहाँ तक कि आंधी और तूफान की तरह सफर करते हुए अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों अपने लश्कर के साथ अलाउद्दौला के लश्कर के साथ पड़ाव करके अपनी तैयारी को आखिरी शक्ल देने लगे थे। अलाउद्दौला ने देखा कि लश्कर वही था, तादाद में भी वैसा था। इस बिना पर इस बार उसने अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक को कोई अहमियत ना दी और ना ही वो उनके आते ही उनसे टकराया। चुनाचे जिस रोज अली बिन रबी वहां पहुंचा, 2 दिन 2 रात दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने पड़े रहे। उसके बाद अगले रोज सुबह ही सुबह अलाउद्दौला ने अपने लश्कर के अंदर जंग की इब्तदा करने के लिए तबल बजाने का हुक्म दे दिया था। यह हुक्म मिलते ही अलाउद्दौला के लश्कर के अंदर दफ और तबल बुरी तरह गूंज उठे थे। अलाउद्दौला अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करने लगा था। अली बिन रबी ने उसके लश्कर को कोई अहमियत ना दी कि वो लश्कर के कितने हिस्से करता है, ताहम उसने उस मौके पर अब्दुल रज़ाक के अलावा बाकी छोटे सालारों को अपने पास जमा कर लिया। फिर वो अब्दुल रज़ाक की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब्दुल रज़ाक मेरे अजीज भाई, अलाउद्दौला तीसरी बार हमसे टकरा रहा है। खुदावंदे कुद्दूस ने चाहा तो इस बार भी उसकी हालत वही करेंगे जो पहले की थी। उसके लश्करियों पर हमारी पहली फतह की वजह से एक खौफ और वहशत भी है, और पहली फतह की वजह से हमारे लश्करियों के हौसले उसके खिलाफ बुलंद और शदीद हैं। मेरे भाई, मैं नहीं जानता अलाउद्दौला अपने लश्कर को कितने हिस्सों में तकसीम कर रहा है, ना मुझे उससे सरोकार है। वो जितने हिस्सों में चाहे अपने लश्कर को तकसीम कर ले। हमने सिर्फ अपने लश्कर को देखना है कि हम अपने लश्कर को 2 ही हिस्सों में तकसीम करेंगे। मेरे भाई, एक हिस्सा मेरे पास, दूसरा तुम्हारे पास रहेगा, और इसी तरह छोटे सालारों को भी तकसीम कर लेंगे। इसके बाद इंतजार करेंगे। अलाउद्दौला को पहले हमलावर होने का मौका देंगे। जब वो हमलावर होगा तो पहले मैं उससे टकराऊंगा। उसके बाद मेरे अजीज भाई, तुम तकबीरें बुलंद करते हुए उसके लश्कर पर अपने सामने आने वाले हिस्से पर टूट पड़ना। अगर हम पूरी ताकत, कुव्वत, तवानाई के साथ अलाउद्दौला के लश्कर पर ज़रब लगाएं तो खुदावंदे कुद्दूस ने चाहा तो फतह हमारी होगी। इस बार अलाउद्दौला जब शिकस्त उठाकर भागता है तो बड़ी शिद्दत, बड़ी सूरत के साथ उसका ताक़ुब किया जाएगा। कोशिश ये करेंगे अलाउद्दौला पहले की तरह भागने ना पाए, उसका खात्मा कर दिया जाए, ताकि हमदान और गिरदो नवाह के इलाकों में जो उसकी वजह से चारों तरफ एक तरह की बगावत की बू फैली हुई है, उसे समेटकर दफन कर दिया जाए। अब्दुल रज़ाक ने उससे इत्तेफाक किया था। चुनाचे उन्होंने अपनी मनसूबाबंदी के तहत लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था। अब अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक अपने अपने हिस्से के लश्कर के सामने तैयार और मुस्तैद हो गए थे। यहाँ तक कि अलाउद्दौला ने अपने काम की इब्तदा की और वो अली बिन रबी के लश्कर पर हमलावर हो गया था। अली बिन रबी के साथ ही साथ अब्दुल रज़ाक ने भी अपने हिस्से के लश्कर के साथ आवाज़ें बुलंद करते हुए हर कदम पर खौफ व वहशत खड़ी करती, शोरीदा सर लहरों, हर नफ्स में लर्जिश तारी करते, खोलते वक्त की होलनाक वीरानियों की तरह अपने लश्कर को आगे बढ़ाया। फिर वो अलाउद्दौला के लश्कर के दूसरे पहलू पर हमलावर हो गया था। इस तरह हमदान की नवाही वीरानियों के अंदर मैदान जंग में रंजो आलम की आग बेचहरगी के अलमिए मौत के गहरे लम्हों की योरिश रक्स करने लगी थी। यूं लगता था जैसे समंदर के उबलते सीने पर मायूसी के सीमो थूर रंग जमाने लगे हों। जंग का तजर्बा रखने वाले बड़े बड़े उम्दा तेगजन टूटी कश्तियों के बेबस नाखुदाओं की तरह मजबूर लाचार होने लगे थे। बड़े बड़े नाकाबिले तस्कीर रज़्मगाह के माहिर दिफा के आखिरी टूटने वाले बंद की तरह खत्म होने लगे थे। काफी देर तक होलनाक रन पड़ा। शुरू में अलाउद्दौला को पक्का पुख्ता यकीन था कि इस बार फतह उसी की होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी सारी ख्वाहिशें
और उसके सारे इरादे और उसकी सारी उम्मीदें अंधे बगोलों और इत्तेहाद व ताउन पर कदगन की तरह ख़त्म होने लगे। उसके बाद उसने खुद भी अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक के होलनाक जानलेवा हमलों के सामने अब उसके लश्कर के सालारों और लश्करियों की हालत बेहयाई की कर्ब खेजियों और बदबख्तियों के सराबों से भी ज़्यादा अबतर होना शुरू हो गई है। कुछ देर तक अलाउद्दौला मजीद मुकाबला करता रहा, इस उम्मीद पर कि शायद उसके जोश दिलाने पर उसके लश्करियों में गैरत आए और पहले की निस्बत ज़्यादा कुव्वत और शिद्दत के साथ हमलावर हों और मायूसी को उम्मीद में बदलते चले जाएं। ये सोचते हुए और अपने लश्कर के बीच में रहते हुए उसने अपने लश्करियों को पुकार पुकार कर अपने हमलों में शिद्दत पैदा करने के लिए कहा, लेकिन उसका कुछ असर न हुआ, इसलिए कि अली बिन रबी ने अपने सामने आने वाले अलाउद्दौला के लश्कर के एक हिस्से को काट कर रख दिया था और अब एक तरह से अलाउद्दौला लश्कर के वस्ती हिस्से की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। इस तरह अब्दुल रज़ाक भी काफ़ी आगे बढ़ आया था। यह सूरत हाल अलाउद्दौला के लश्करियों और उसके सालारों के लिए बड़ी खतरनाक थी, लिहाजा उन्होंने शिकस्त कबूल की और भाग खड़े हुए। इस बार अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक ने बड़ी तेज़ी और तुंदी के साथ ताक़ुब किया। यह ताक़ुब लगभग एक फरसंग तक जारी रहा और उस ताक़ुब के दौरान एक तरह से अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक ने न सिर्फ अलाउद्दौला का बल्कि उसके लश्कर के बड़े हिस्से का भी खात्मा कर दिया था। इस तरह अलाउद्दौला की कमानदारी में हमदान और उसके गिरदो नवाह में आए दिन उठने वाली सरकशी और बगावत के सिलसिले अपने अंजाम को पहुंच गए थे। राहील और रुबैल दोनों बहन भाई एक रोज घुड़दौड़ के अलावा अपने बागात का चक्कर लगाने के बाद लौटते हुए जब अपनी हवेली के करीब आए तो अचानक राहील हंसी के झरनों, बहार रुतों की सुबह नौ, सुलगते फूलों की बास जैसी खुशकुन गुलाबी जाड़ों की चांदनी और नगमों के गोहर की सी आसूदा हो गई थी। यूं लगता था उसने कोई ऐसी शय देख ली हो जिसके बायस किसी मावराई कुव्वत ने उसके दामन में वजदान के नीलम लबों की खुशबू और गुलरंग सदाएं भरकर रख दी हों। उस लम्हे उस पर ऐसी अफसानवी कैफियत तारी हुई थी जैसे वो अपनी जोहद शिकन मुस्कुराहट, चेहरे पर आ जाने वाली खुशगवार रंगत से जर्रे को सहरा, कतरे को कुलजुम बनाकर रख देगी। इसलिए कि सामने की तरफ से अली बिन रबी आ रहा था। शायद वो फजर की नमाज अदा करने के बाद लौट रहा था। उस मौके पर रुबैल ने अपनी बहन राहिल की इस कैफियत को नहीं देखा था, इसलिए कि अपने घोड़े पर सवार वो राहिल से आगे जबकि राहिल पीछे अपने घोड़े को हाँकती हुई आ रही थी। जो ही रुबैल ने भी अली बिन रबी को देखा वो फौरन अपने घोड़े से उतरकर अली बिन रबी की तरफ भागा। इतनी देर तक राहिल भी अपने घोड़े से उतर चुकी थी। रुबैल आगे बढ़कर बड़े खुशकुन अंदाज में अली बिन रबी से गले मिला, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, अमीर आप कब आए? इतनी देर तक राहिल भी हल्की हल्की मुस्कुराहट और शर्माहटों के घूंघट में अपने जज्बात का तासुर देते हुए रुबैल के करीब आन खड़ी हुई थी। रुबैल के उस इस्तफसार पर अली बिन रबी मुस्कुराया और कहने लगा, मेरे अजीज भाई, मैं आधी रात के वक्त अपने लश्कर के साथ शहर में दाखिल हुआ और अभी मैं फजर की नमाज अदा करने के बाद आ रहा हूँ। कुछ लोगों से मिलते हुए ये वक्त हो गया। रुबैल की बजाय इस बार राहिल अपनी खनकती हुई नुकरैया आवाज़ में अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगी, अमीर हम दोनों बहन भाई ठीक हैं। मैं और रुबैल दोनों बहन भाई कामयाब मुहिम से लौटने पर आपको मुबारकबाद देते हैं। अली बिन रबी ने राहिल का शुक्रिया अदा किया, फिर उन्हें कहने लगा, तुम दोनों बहन भाई मेरे ख्याल में घुड़दौड़ से आ रहे हो, जाके आराम करो, मैं भी। अली बिन रबी अपनी बात मुकम्मल ना कर सका, इसलिए कि राहिल फिर बोली और कहने लगी, अमीर हम दोनों बहन भाइयों ने अभी सुबह का खाना नहीं खाया। अगर आप बुरा ना माने तो आप ऐसा कोई एहतमाम ना कीजिएगा, थोड़ी देर तक आपका खाना लेकर रुबैल आएगा। मेरे ख्याल में आप इनकार नहीं करेंगे, इसलिए कि हमसायगी के नाते हमारे आप पर और आपके हम पर हकूक हैं, जिसके तहत हमारे लिए ऐसा करना एक तरह का बड़ा अहम मामला है। राहिल जब खामोश हुई तब उसकी तरफ देखते हुए अली बिन रबी कहने लगा, राहिल तुम्हें जहमत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब अपने काम करने का आदी हो गया हूँ। जब समरकंद में था तो मेरी माँ मेरी बहनों ने कभी मुझे कोई काम करने नहीं दिया था। मेरा एक ही काम था, घुड़दौड़ या तेग जनी की मश्क के अलावा मैं हर्ब व ज़रब के मकतब में मुख्तलिफ हथियारों के इस्तेमाल की तरबियत हासिल करता रहता था। यहाँ अब हालात तब्दील हो गए हैं, लिहाजा इंसान को तब्दील होते हालात के साथ साथ चलना चाहिए। मेरे ख्याल में तुम लोग मेरे खाने का एहतमाम ना करना, इस तरह ऐसा करके तुम मेरी आदतें बिगाड़ दोगी। मेरे जहन में ये बात रहने दो कि नमाज अदा करने के बाद मुझे अपने खाने का भी एहतमाम करना है। उस मौके पर राहिल कुछ कहना चाहती थी कि उससे पहले ही रुबैल बोल उठा और अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगा, भाई जो कुछ आपने कहा है वो आपके अंदाज़ों और आपके ख्याल के मुताबिक दुरुस्त ही होगा। जो हम कह रहे हैं मेरे भाई ये भी गलत नहीं, लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है
आपसे इल्तिमास है कि आप अपने खाने का एहतमाम नहीं करेंगे, आज नहीं बल्कि रोज़ाना नहीं करेंगे, इसलिए कि अब तीनों वक्त का खाना आपके लिए मैं खुद दे कर आया करूँगा। रुबैल के उन अल्फाज पर अली बिन रबी चौंका, फिर कहने लगा, रुबैल ये तुम क्या कह रहे हो? रोज़ाना तुम्हारे हाथ से मेरे लिए खाना आना बड़ा मायूब है। चलो आज तो मैं खा लूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ आइंदा तुम लोग जहमत ना करना और ना ही जिद करना। इस पर राहिल बोली और कहने लगी, अमीर चलो रोज़ाना ना सही, लेकिन गाहे बगाहे आपका खाना ज़रूर हमारे यहाँ से आएगा। आप भले वापस कर दीजिएगा, लेकिन खाना ज़रूर आएगा। इस पर अली बिन रबी कहने लगा, अब तुम दोनों बहन भाई आराम करो। उसके साथ ही अली बिन रबी अपनी हवेली में दाखिल हुआ। उस रोज़ राहिल ने बड़े एहतमाम के साथ उसके लिए सुबह का खाना तैयार किया और वो खाना रुबैल लेकर गया। उसे अली बिन रबी ने खुशतबी से खा लिया था। इस तरह चंद रोज़ गुजरे होंगे कि एक रोज़ सुबह ही सुबह अली बिन रबी के लिए रुबैल खाना लेकर आया तो अली बिन रबी खाना खाने ही लगा था कि किसी ने हवेली के सदर दरवाजे पर दस्तक दी थी। रुबैल अली बिन रबी की तरफ देखते हुए कहने लगा, भाई आप खाना खाएं, मैं देखता हूं दस्तक देने वाला कौन है। उसके साथ ही रुबैल जब सदर दरवाजे पर गया तो वहां एक मुसल्ला जवान खड़ा था। रुबैल को देखते ही वो बोल उठा और कहने लगा, क्या अमीर अली बिन रबी अंदर हैं? इस पर असबात में गर्दन हिलाते हुए रुबैल कहने लगा, अमीर अंदर ही हैं, खाना खा रहे हैं। इस पर वो मुसल्ला जवान कहने लगा, उन्हें ये पैगाम दीजिएगा कि उन्हें सुल्तान ने तलब किया है, खाना खा के कसर में आ जाएं। ये पैगाम मैं मोहतरम अल्तून ताश और अब्दुल रज़ाक को भी दे चुका हूँ। रुबैल ने जब असबात में गर्दन हिलाई तब मुसल्ला जवान चला गया था। रुबैल जब लौटा तो अली बिन रबी खाना खा रहा था। जो पैगाम उस मुसल्ला जवान ने दिया था वह उसने अली बिन रबी को सुना दिया। चुनाचे अली बिन रबी खाना खाने के बाद हाथ धो के हवेली से निकल गया था, जबकि रुबैल खाने के बर्तन लेकर अपनी हवेली में दाखिल हुआ। राहिल हवेली के सामने जो बड़ी राहदारी थी उसमें चहलकदमी करते हुए शायद रुबैल की वापसी का ही इंतजार कर रही थी। रुबैल जब बर्तन लेकर हवेली में दाखिल हुआ तब राहिल ने फौरन आगे बढ़कर उससे बर्तन ले लिए, वो मतबख में रखे। फिर रुबैल को मुखातिब करके कहने लगी, रुबैल मेरे भाई, अमीर ने खाने के मुतालिक कुछ कहा नहीं। रुबैल कुछ उदास और परेशान था। राहिल ने लम्हा भर के लिए गौर से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगी, रुबैल लगता है तुम कुछ उदास हो, क्या मामला है? क्या अमीर ने तुमसे कुछ कहा है? इस पर रुबैल बोला और कहने लगा, मेरी बहन ये बात नहीं है। मैं समझता हूँ जब ये अली बिन रबी अपनी हवेली में होते हैं तो यहाँ एक तरफ से हमारे यहाँ ही नहीं पूरे मोहल्ले में रौनक आ जाती है। जिस वक्त अमीर खाना खा रहे थे तो मैं उनके पास बैठा हुआ था। दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाज़ा मैंने खोला था। दरवाजे पर दस्तक सुल्तान के एक मुसल्ला जवान ने दी थी। उसने सुल्तान का पैगाम दिया था कि सुल्तान ने अली बिन रबी को तलब किया है। चुनाचे खाना खाने के बाद मैं बर्तन लेकर इधर आ गया, जबकि अमीर अली बिन रबी कसर सुल्तानी की तरफ जा चुके हैं। अब मुझे ये फिक्रमंदी लाहिक हो गई है कि शायद अमीर एक बार फिर किसी लंबी मुहिम पर रवाना हो जाएंगे। हालांकि उन्हें उस मुहिम से आए हुए चंद रोज ही हुए हैं और उनके जाने के बाद मैं समझता हूँ फिर यहाँ बेरौनकी हो जाएगी। रुबैल के उन अल्फाज पर खुद राहिल भी उदास व अफसरदा हो गई थी। यहाँ तक कि वो बोली और कहने लगी, तुम्हारा क्या अंदाजा है? क्या सुल्तान ने वाकई किसी मुहिम पर रवाना करने के लिए अमीर को तलब किया है? जवाब में रुबैल बोला और कहने लगा, मेरी बहन, दिन के वक्त अमीर अली बिन रबी अपने लश्करियों की तरबियत का काम सर अंजाम देते हैं। भाई अब्दुल रज़ाक भी उनके साथ होते हैं और दिन में कम अज कम एक बार सुल्तान मसूद बिन महमूद गजनवी भी तरबियत गाह का चक्कर लगाते हैं। अगर कोई आम मामला होता तो सुल्तान तरबियत गाह के मैदान में ही अमीर अली बिन रबी से बात कर सकते थे। मामला किसी बड़ी मुहिम का है, इस बिना पर सुल्तान ने अमीर को कसर में तलब किया है। यहाँ तक कहने के बाद रुबैल रुका, फिर उसे कुछ याद आया और राहिल को मुखातिब करके कहने लगा, मेरी बहन थोड़ी देर तक रुकना, मैं अभी आया। उसके साथ वो भागता हुआ बाहर निकल गया था। थोड़ी देर बाद वो लौटा और राहिल को मुखातिब करके कहने लगा, मेरा अंदाजा दुरुस्त है, यकीनन सुल्तान किसी बड़ी मुहिम पर एक लश्कर भेजना चाहते हैं, इसलिए कि इस वक्त अल्तून ताश और अब्दुल रज़ाक दोनों अपनी अपनी हवेली में नहीं है। मेरे ख्याल में वो भी सुल्तान की तरफ गए होंगे। राहिल ने कुछ देर की सोच विचार के बाद अपने आप को संभाला, फिर रुबैल को मुखातिब करके कहने लगी, भाई हम ध्यान रखेंगे जब अमीर अली बिन रबी लौटेंगे तो फिर उनसे पूछेंगे कि क्या मामला है, कौन सी मुहिम दरपेश है और वो कब तक उस मुहिम पर रवाना होंगे, ताकि हम उनके लिए कम अज कम ज़्यादा राही तैयार कर देंगे। रुबैल ने उसे इत्तेफाक किया था। फिर दोनों बहन भाई भी सामने वाले कमरे में बैठकर खाना खाने लगे थे। दूसरी तरफ अली बिन रबी गजनी के कसर में दाखिल हुआ। उस वक्त सुल्तान मसूद गजनवी के पास अल्तून ताश, अब्दुल रज़ाक, दूसरे सालारों में से सुलेमान बिन यूसुफ, अली खिशावंद, हाजिब शिबानी, सुल्तान मसूद के बेटों में से अमीर मौदूद, अमीर मजदूद, अमीर इज़्ज़त यार, नसर हुसैन बिन अली मिकाल और कुछ दूसरे सालार बैठे हुए थे।
उस कमरे में दाखिल होने के बाद अली बिन रबी ने सुल्तान की तरफ देखा, फिर माजरत तलब करते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं शर्मिंदा हूं। जिस वक्त आपका पैगाम मुझे मिला उस वक्त मैं खाना खा रहा था, इस बिना पर मुझसे ताखीर हो गई, जिसके लिए मैं अली बिन रबी अपनी बात मुकम्मल ना कर सका, इसलिए कि सुल्तान मसूद मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुझे माजरत करने की जरूरत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके साथ ही आगे बढ़कर अली बिन रबी उस खाली नशिस्त पर हो बैठा जो सिपह सलार अल्तून ताश के पहलू में थी। उसके बाद सुल्तान मसूद ने गहरी निगाह अपने सारे सालारों पर डाली, फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, थोड़ी देर पहले हमारे तलायागर और मुखबिर आए हैं। उन्होंने समरकंद के मुतालिक एक बड़ी खौफनाक और हौसला शिकन खबर दी है। समरकंद का हाकिम और हुक्मरान अली तकीन आपे से बाहर हो चुका है। कुछ अरसा पहले अच्छा हमसाया और एक अच्छा हुक्मरान साबित हो रहा था। कभी उसने हवस की निगाहों से हमारे इलाकों को नहीं देखा था, लेकिन अब जो खबरें मुखबिर लेकर आए हैं उनके मुताबिक उसने एक बहुत बड़ा जर्रार लश्कर तैयार कर लिया है। अब वो गाहे बागाहे हमारे इलाकों पर हमलावर होकर न सिर्फ कुछ इलाकों को अपनी ममलुकत में शामिल कर चुका है, बल्कि हमारे इलाकों में तुर्कोताज करते हुए अपने लिए फ़वाइद हासिल करने की कोशिश करता है, जिसकी बिना पर वहाँ के लोग समरकंद के हाकिम अली तकीन से बड़े नाला हैं और हमारे मुखबिरों के जरिए अली तकीन की शिकायत हमारी तरफ भेजी हैं, जिसकी बिना पर हमने ये फैसला किया है कि अली तकीन को उसके तमर्रुद, गरूर और उसके घमंड का सबक ज़रूर सिखाना चाहिए। वो ख्याल करता है कि उसने अपनी ताकत और कुव्वत में बहुत ज़्यादा इजाफा कर लिया है और कोई उसकी राह नहीं रोक सकता, तो हम उसके वहम को हिमाकत में तब्दील करके रख देंगे। अली तकीन को सबक सिखाने के लिए एक खासा बड़ा लश्कर यहाँ से जाएगा। मैंने कुछ तेज़ रफ्तार कासिद थोड़ी देर पहले अब्दुल रईस बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ रवाना किए हैं। उसे मैंने हुक्म दिया है कि पहले जो लश्कर इस वक्त उसकी कमानदारी में है उसे लेकर वो फिलफौर गजनी वापस आ जाए, जबकि खासा बड़ा लश्कर यहाँ से समरकंद के हुक्मरान अली तकीन पर जरब लगाने के लिए रवाना होगा। जो मनसूबाबंदी मैंने की है उस लश्कर का कमानदार आला अल्तून ताश होगा, जबकि उसके नायब की हैसियत से अली बिन रबी काम करेगा। उस लश्कर में अब्दुल रज़ाक के अलावा सुलेमान बिन यूसुफ, अली खशावंद भी शामिल होंगे। मैं चाहता हूँ खुले मैदानों में समरकंद के हुक्मरान अली तकीन से टकराया जाए ताकि उसे शक व शुबा ना रहे। अगर हम उसे खुले मैदानों में शिकस्त देते हैं तो आने वाले दौर में उस पर हमारा एक तरह का रोब और दबदबा रहेगा कि वो चाहे कितनी भी अस्करी ताकत जमा कर ले, कितनी भी कुव्वत पकड़े, हम हर सूरत में उसकी सरकूबी की हिम्मत और जुर्रत रखते हैं। सुल्तान मसूद की उस मनसूबाबंदी से सब ने इत्तेफाक किया था। उसके बाद सुल्तान खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, ये बात है तो अपनी जगह से उठो, सीधा मुस्तकर की तरफ जाते हैं। जिस लश्कर के साथ तुम लोगों ने जाना है उसे अलहदा और मुस्तैद करते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ 3 रोज तैयारी के लिए देता हूं, उसके बाद लश्कर को यहां से अली तकीन से टकराने के लिए रवाना हो जाना चाहिए। इस पर भी सारे सालारों ने जब इत्तेफाक किया तो सुल्तान मसूद अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके बाद वो लश्कर को मुस्तैद करने के लिए मुस्तकर का रुख कर रहे थे। अली बिन रबी को हवेली में लौटकर जाने में काफ़ी ताखीर हो गई थी, ताहम राहिल और रुबैल दोनों बहन भाई दीवान खाने में बैठकर जाग रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि जूं ही अली बिन रबी की तरफ से खटका हुआ, रुबैल एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और राहिल की तरफ देखते हुए कहने लगा, राहिल मेरी बहन, लगता है अमीर लौट आए हैं। उसके साथ ही वो भागता हुआ बाहर निकला। वो सदर दरवाज़ा खोलकर आगे बढ़ा। उसने देखा अली बिन रबी दरवाज़ा खोलकर हवेली में दाखिल हो रहा था। जब उसने रुबैल को आते देखा तो वो फिक्रमंद सा हो गया था। ठिठकने के अंदाज में वो रुक गया था। रुबैल जब करीब गया तो उसे मुखातिब करके अली बिन रबी कहने लगा, मेरे भाई खैरियत तो है? तुम अभी तक जाग रहे हो? क्या तुम्हारे साथ कोई मामला हो गया है? रुबैल ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई, कहने लगा, जिस वक्त सुल्तान की तरफ से हरकारा आपको बुलाने के लिए आया था उस वक्त मैं और राहिल दोनों बहन भाई फिक्रमंद हो गए थे। दरअसल अमीर, जब आप यहाँ होते हैं तो हमारे आसपास रौनक होती है, जब आप किसी मुहिम पर चले जाते हैं तो फिर खामोशी और बेरौनकी हो जाती है। हम दोनों बहन भाई बैठकर आपका इंतजार कर रहे थे और ये इरादा किया था जब आप लौटेंगे तो आपसे पूछेंगे कि क्या सुल्तान की तरफ से किसी मुहिम के लिए आपको रवाना किया जा रहा है। रुबैल के उन अल्फाज पर अली बिन रबी मुस्कुराया और कहने लगा, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। दरअसल समरकंद के हुक्मरान अली तकीन ने हमारे इलाकों पर हमलावर होकर कुछ इलाकों को अपनी ममलुकत में शामिल कर लिया है और कुछ को शामिल करने के दर पे हैं। सुल्तान की ममलुकत में दाखिल होकर वो तुर्कोताज और लूट मार का बाजार भी गर्म करता है। इस बिना पर 3 दिन बाद एक लश्कर उससे टकराने के लिए रवाना होगा। उस लश्कर में अल्तून ताश के अलावा मैं, अब्दुल रज़ाक, सुलेमान बिन यूसुफ, अली खिशावंद शामिल होंगे। 3 दिन बाद लश्कर यहाँ से कूच करेगा। मेरे ख्याल में अब तुम मुतमईन हो गए हो। अब जाओ, राहिल अकेली होगी
और तुम्हारी वापसी के लिए बेचैन होगी। रुबैल मान गया और वापस चला गया। जब वो अपनी हवेली के दरवाजे पर गया तो उसने देखा दरवाजे के करीब राहिल खड़ी थी। रुबैल अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे के अंदर से जंजीर लगाई, फिर राहिल को मुखातिब करके कहने लगा, मेरी बहन, मेरा अंदाजा दुरुस्त था। 3 दिन बाद अमीर एक बड़ी मुहिम पर रवाना हो रहे हैं और ये बड़ी मुहिम समरकंद की है। समरकंद का हुक्मरान अली तकीन सुल्तान के इलाकों पर हमलावर होकर उन्हें अपनी ममलुकत में शामिल करने का काम शुरू कर चुका है। ये वही अली तकीन है जिसके सिपह सलार और बेटों ने अमीर अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक के अहले खाना को नाहक मौत के घाट उतारा था। रुबैल के अल्फाज सुनकर राहिल बेचारी खामोश और बुझी बुझी सी अपनी ख्वाबगाह की तरफ चली गई थी। राहिल बराबर हर रोज बेहतरीन खाना तैयार करके रुबैल के हाथ अली बिन रबी के लिए भेजती और जिस रोज अली बिन रबी ने अपने लश्कर के साथ कूच करना था उस रोज रुबैल चमड़े की एक बड़ी खुरजीन लेकर गया। अली बिन रबी उस वक्त जंगी लिबास पहनने के बाद अपना बिस्तर अपने घोड़े की जीन से बांध चुका था और घोड़े को दहाना चढ़ा रहा था। खुरजीन लेकर रुबैल अस्तबल में दाखिल हुआ। उसे देखते हुए अली बिन रबी ने अपने घोड़े को दहाना चढ़ाया, फिर रुबैल की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे भाई, ये चमड़े की इस खुरजीन में तुम क्या लेकर आए हो? रुबैल मुस्कुराया और कहने लगा, मैं नहीं जानता इसमें क्या क्या है, बहन ने इसमें बहुत कुछ भर दिया है। बहरहाल आपके लिए ज़ादे राह है। देखें, हमारे माँ बाप के मरने के बाद अब आप ही सब कुछ हैं और आप ही सबसे ज़्यादा हमारा ख्याल रखते हैं। इस पर अली बिन रबी शिकवा भरी आवाज़ में कहने लगा, रुबैल, तुम लोगों को मेरे लिए इतना एहतमाम नहीं करना चाहिए। फिर उसने खुरजीन लेकर उसका मुंह खोला और देखा उसमें ज़ादे राह के अलावा खुश्क फल भरे हुए थे। अली बिन रबी गहरी सोचों में डूब गया था। उसकी तरफ देखते हुए रुबैल ने उससे वो खुरजीन ले ली, फिर उसका मुंह बांधकर उसे अली बिन रबी के घोड़े की जीन से बांध दिया था। उसके बाद अपने घोड़े को लेकर अली बिन रबी बाहर निकला। उस मौके पर रुबैल बोला और कहने लगा, अमीर, अगर आप बुरा ना माने तो हवेली को कुफल लगाकर चाबी हमें दे जाएं, ताकि आपकी गैर मौजूदगी में हम हवेली की देखभाल और उसकी सफाई सुथराई का काम सर अंजाम देते रहें। अली बिन रबी ने कोई एतराज ना किया। घोड़े को बाहर निकालने और कुफल लगाने के बाद चाबी उसने रुबैल को थमा दी थी। फिर रुबैल को मुखातिब करके कहने लगा, तुम मेरे साथ आओ। रुबैल चुपचाप अली बिन रबी के साथ हो लिया। रुबैल की हवेली के सामने जाकर अली बिन रबी रुबैल को मुखातिब करके कहने लगा, जरा राहिल को बुलाओ, वो दरवाजे के पीछे खड़ी होकर मुझसे बात करे। रुबैल अंदर गया। थोड़ी देर बाद राहिल दरवाजे के पास खड़ी हुई दरवाजे की ओट में रुकी थी। उसे मुखातिब करके अली बिन रबी कहने लगा, बिनते रायान, मैं तुम्हारा ममनून और शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। कोई किसी के लिए बाकायदगी से इस तरह उम्दा किस्म के खाने तैयार करके नहीं भेजता। आज जो तुमने मेरे लिए ज़ादे राह भेजा है उसके लिए मैं तुम्हारा हद दर्जे शुक्रगुजार हूँ। खुदावंदे कुद्दूस ने कभी मौका दिया तो मैं तुम दोनों बहन भाई के इन एहसानात का बदला ज़रूर चुकाऊंगा। जवाब में राहिल कुछ कहना ही चाहती थी कि उसके जवाब का इंतजार किए बगैर अली बिन रबी जस्त लगाकर अपने घोड़े पर सवार हुआ। फिर उसे एड़ लगाकर वो आगे बढ़ गया था। उसी रोज एक खासा बड़ा लश्कर समरकंद के हाकिम अली तकीन पर जरब लगाने के लिए गजनी से रवाना हो गया था। अपनी अस्करी ताकत और कुव्वत में इजाफा करने के बाद समरकंद का हुक्मरान अली तकीन तमर्रुद, घमंड और तकब्बुर में पड़ गया था। उसको ये गुमान हो गया था कि जो अस्करी ताकत उसने जमा कर ली है उन इलाकों में से कोई भी अब उसकी अस्करी ताकत और कुव्वत का मुकाबला नहीं कर सकता। यही वजह थी जिसकी बिना पर अब उसने सुल्तान मसूद गजनवी के इलाकों पर हमलावर होकर बहुत से इलाकों को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था और कुछ और को शामिल करने के दर पे दिखाई देता था। समरकंद के हुक्मरान अली तकीन को उसके मुखबिरों ने इतला कर दी थी कि उसकी सरकूबी के लिए सुल्तान मसूद गजनवी ने एक लश्कर रवाना कर दिया है। उसे यह भी बता दिया गया था कि उस लश्कर की कमानदारी सुल्तान मसूद का सिपह सलार अल्तून ताश और उसके नायब की हैसियत से वो अली बिन रबी काम कर रहा है, जिसके अहले खाना के अलावा अब्दुल रज़ाक के अहले खाना को भी अली तकीन ने अपने सिपह सलार की सिफारिश पर मौत के घाट उतार दिया था। ये सारी खबरें जानने के बाद अली तकीन ने एक आला पाए की मंसूबाबंदी की। उसके हमसाये में मंगोलों का तिजारत की गरज से आना जाना था। चुनाचे उसने मंगोलों में से एक ऐसे मंगोल का इंतखाब किया जो हरबो ज़र्ब के मामले में लाजवाब व बेमिसाल था और तेग जनी में वो एक तरह से नाकाबिले तस्खीर ख्याल किया जाता था। अली तकीन को इस बात का बड़ा दुख और अफसोस था कि अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक जिंदा बचकर भागने में कामयाब हो गए हैं। गजनी के सुल्तान मसूद के पास जाके पनाह ले ली है और वहां जाके उसने वो मकाम हासिल कर लिया है कि अब वो सुल्तान मसूद के लश्कर के नायब सालार की हैसियत से समरकंद का रुख कर रहा है। चुनाचे उसने फैसला किया था कि जिस नायाब बेमिसाल मंगोल तेगजन का उसने इंतखाब किया है उससे अली बिन रबी का इनफरादी मुकाबला कराएगा और इस तरह अली बिन रबी को मौत के घाट उतारने में कामयाब हो जाएगा।
अली तकीन के मुखबिर और तलायागर बराबर उसे सुल्तान मसूद के लश्कर की नकलो हरकत से आगाह कर रहे थे। चुनाचे जब उसने अंदाजा लगाया कि एक रोज बाद सुल्तान मसूद का लश्कर समरकंद के नवाह में पहुंच जाएगा, तब अली तकीन हरकत में आया। अपने जर्रार लश्कर को उसने शहर से बाहर निकाला और शहर के जनूबी हिस्से में उसने पड़ाव कर लिया था। पड़ाव उसने ऐसा किया था कि वो शहर पनाह के जनूबी दरवाजे के करीब रहे, ताकि पुश्त की जानिब से उसे रसद और कुमक दोनों चीजें मिलती रहें। जब उसने शहर के बाहर पड़ाव कर लिया, तब उसने अपने सालार अली अबुल हसन और अपने 2 बेटों, जो उस वक्त लश्कर में सालार की हैसियत से काम कर रहे थे, जिनके नाम बकौल मुअर्रखीन फेरोज अल्तमश और मंसूर निजात थे, उन्हें और छोटे सालारों के अलावा उस मंगोल तेगजन को बुला लिया था, जिसका मुकाबला वो अली बिन रबी के साथ कराना चाहता था। जब सब अली तकीन के पास जमा हो गए, तब अली तकीन ने कहना शुरू किया, मैं बजाते खुद लश्कर के अंदर मौजूद रहूंगा। लश्कर के वस्ती हिस्से में रहते हुए मैं अपने लश्करियों का हौसला बढ़ाऊंगा। सबसे पहले इनफरादी मुकाबले का एहतमाम किया जाएगा। अपना मंगोल तेगजन खमीद बोर मैदान में उतरेगा, अली बिन रबी का नाम लेकर इनफरादी मुकाबले की दावत देगा। यकीनन उस इनफरादी मुकाबले में खमीद बोर अली बिन रबी को अपने सामने जेर करेगा, और जब यह अली बिन रबी की गर्दन काट देगा तो मसूद के लश्कर में कम हौसलगी, एक तरह की बददिली फैल जाएगी, जो उनकी शिकस्त और हमारी कामयाबी और कामरानी का रास्ता साफ करती चली जाएगी। यहां तक कहने के बाद अली तकीन रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, अली बिन रबी का खात्मा करने के बाद खमीद बोर लश्कर के वस्ती हिस्से में मेरे पास आ जाएगा और मेरे साथ मिलकर अपने लश्करियों का हौसला बढ़ाता रहेगा। लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। दरमियानी हिस्से की कमानदारी अबुल हसन के पास होगी। याद रहे, अबुल हसन समरकंद के हुक्मरान अली तकीन का सिपह सालार था। यहां तक कहने के बाद अली तकीन रुका, फिर बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, लश्कर के दूसरे हिस्से की कमानदारी मेरे बेटे फेरोज अल्तमश और तीसरे की कमानदारी मेरे बेटे मंसूर निजात के हाथ में होगी। इस तरह जब हम इनफरादी मुकाबले में कामयाबी के बाद पूरी ताकत और कुव्वत के साथ मसूद गजनवी के लश्कर पर हमलावर होंगे, तो मेरा अंदाजा है कि उसमें से किसी को भागने और जान बचाने का मौका नहीं मिलेगा। अली तकीन की यह सारी गुफ्तगू और मनसूबाबंदी से सालार आला के अलावा दूसरे सालारों ने भी इत्तेफाक किया था। उसके बाद सब उठकर लश्कर की तकसीम के काम को आखिरी शक्ल देने लगे थे। दूसरी तरफ बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी से सफर करते हुए अल्तून ताश और अली बिन रबी अपने लश्कर को लेकर उस जगह आए जहां उनसे पहले अली तकीन ने पड़ाव कर रखा था, और उसके पड़ाव के सामने उन्होंने अपने लश्कर को पड़ाव करने का हुक्म दिया था। 2 दिन तक लश्कर एक दूसरे के सामने पड़ाव किए रहे। अली तकीन को शायद अपनी ताकत और कुव्वत पर घमंड था, लिहाजा वो ये साबित करना चाहता था कि वो दुश्मन को पूरा आराम देने के बाद उनसे टकराया और उसे शिकस्ते फाश दी। 2 दिन के बाद अली तकीन के हुक्म पर उसके लश्कर के अंदर तबल बजने लगे थे। इस पर अल्तून ताश और अली बिन रबी मुस्तैद हो गए थे। लश्कर की सफ़ें दुरुस्त होने लगी थी। उस मौके पर अल्तून ताश का एक मुखबिर भी आया और उसने समरकंद के हुक्मरान अली तकीन के लश्कर की तकसीम और जो सालार कमानदारी कर रहे थे उनके मुतालिक तफसील भी दी थी। ये तफसील जानकर अली बिन रबी की खुशी की कोई इंतहा ना थी। उस वक्त अल्तून ताश के पास सारे सालार खड़े थे। अली बिन रबी अपने पहलू में घोड़े पर सवार अब्दुल रज़ाक को मुखातिब करके कहने लगा, अब्दुल रज़ाक, लगता है समरकंद की नवाही ज़मीनों में कुदरत हम पर मेहरबानी कर रही है और हमें ऐसा नादिर व नायाब और सुनहरी मौका फराहम कर रही है कि हम अपने दुश्मनों से इंतकाम ले सकें। अब्दुल रज़ाक मेरे भाई, हमारे अहले खाना और हम दोनों के वालदैन के खिलाफ सरकशी और बगावत का मुकदमा अली तकीन के सिपह सालार अबुल हसन ने किया था, और इस काम में अली तकीन के दोनों बेटे फेरोज अल्तमश और मंसूर निजात भी शामिल थे। अब हमारी खुशकिस्मती के तीनों मुजरिम लश्कर में शामिल हैं और तीनों लश्कर के एक एक हिस्से की कमानदारी कर रहे हैं। यहां तक कहने के बाद अली बिन रबी रुका, फिर अल्तून ताश की तरफ देखते हुए कहने लगा, अमीर, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि हम भी अपने लश्कर को 3 ही हिस्सों में तकसीम करें? अली बिन रबी मजीद कुछ कहना चाहता था कि उसे रुक जाना पड़ा, इसलिए अल्तून ताश मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहने लगा, अली बिन रबी, जैसा तुम कहोगे मेरे बेटे वैसा ही होगा। लश्कर को 3 ही हिस्सों में तकसीम करेंगे। अल्तून ताश के उस जवाब पर अली बिन रबी खुश हो गया था। दोबारा बोला और कहने लगा, अमीर, मेरी आपसे एक और गुजारिश है। लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम करने के बाद एक हिस्से में आप खुद रहें। सुलेमान बिन यूसुफ अली खुशावन दोनों को अपने साथ रखें। लश्कर के दाएं हिस्से की कमानदारी मुझे दे दें, बाएं हिस्से की कमानदारी अब्दुल रज़ाक के हवाले कर दें, इसलिए कि मैं और अब्दुल रज़ाक दोनों ने मिलकर ये कोशिश करनी है कि समरकंद के हुक्मरान अली तकीन के सिपह सालार अबुल हसन और उसके दोनों बेटे फेरोज अल्तमश और मंसूर निजात को अगर हम जिंदा गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते हैं
तो फिर हम अपने मरने वाले अहले खाना का इंतकाम लेने में कामयाब हो जाएंगे। मैं और अब्दुल रज़ाक दोनों कोशिश करेंगे कि किसी तरह से अली तकीन के लश्कर के अगले हिस्से के गिर्द एक हिसार बनाकर एक तंग दायरे की सूरत में अबुल हसन, मंसूर, निजाद और अल्तमश तीनों को गिरफ्तार कर लें। और अगर वो इससे पहले शिकस्त उठाकर भागते हैं तो फिर मैं और अब्दुल रज़ाक पूरी शिद्दत से उनका ताक़ुब करेंगे और हर सूरत में उन तीनों को जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। यहां तक कहने के बाद अली बिन रबी रुका। मजीद कुछ कहना चाहता था कि अल्तून ताश फिर बोल उठा, कहने लगा, अली बिन रबी, तुम्हें किसी भी मनसूबाबंदी के सिलसिले में मुझसे सलाह मशवरा की ज़रूरत नहीं है। इस सिलसिले में अब्दुल रज़ाक के साथ तफसील से मशवरा कर लो। उसके बाद जिस मनसूबाबंदी पर भी अमल करोगे उसमें तुम्हें मेरी पूरी हिमायत हासिल होगी।